हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और गहरी कविता को समझने जा रहे हैं, टेड ह्यूज की क्रोज फॉल। हम इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आप जानते ही हैं, यहाँ हमारा मकसद एक ही है, इंग्लिश लिटरेचर के जो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आपके लिए बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग बना देना। और आइए देखिए, आज की जो ये कविता है ना, क्रोज फॉल, ये इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो कविता में गहराई से उतरने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके शायर, उसके पोएट को थोड़ा जान लें। तो चलिए बात करते हैं दी वन एंड ओनली टेड ह्यूज की। तो टेड ह्यूज, इनका पूरा नाम था एडवर्ड जेम्स ह्यूज। ये 20th सेंचुरी के मतलब 20वीं सदी के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोएट्स में से एक माने जाते हैं। सोच के देखिए, 1984 से लेकर जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, वो यूके के पोएट लॉरिएट थे, मतलब राजकवि। ये बहुत बड़ी उपाधि होती है। अब ह्यूज की खासियत क्या थी? वो लिखते थे नेचर, माइथोलॉजी, फोक टेल्स के बारे में, लेकिन उनका नजरिया वो थोड़ा अलग था। काफी बार उनकी कविताएं आपको थोड़ी अजीब, थोड़ी ब्रूटल और एकदम रियल लगेंगी। और इसी अजीब सी दुनिया का एक किरदार है क्रो, ह्यूज का सबसे फेमस और कह सकते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन, जो इस कविता का हीरो है, या शायद एंटी हीरो कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब वक्त आ गया है मिलने का हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, क्रो। और कविता शुरू होते ही बिल्कुल पहली लाइन से हमें उसके घमंड, उसके एरोगेंस और उसके एक बहुत ही बड़े, एक अजीब से प्लान के बारे में पता चल जाता है। तो कविता शुरू होती है इन शब्दों से, जरा इन पर ध्यान दीजिए। When crow was white। एक मिनट सोचिए जरा, एक सफेद कौवा कैसा दिखता होगा? तो जब ये कौवा सफेद था, उसने डिसाइड किया कि सूरज बहुत ज्यादा सफेद है। उससे सूरज की सफेदी से, उसकी चमक से एक तरह से जलन होने लगी। अब यहां एक चीज नोटिस कीजिए, टेड ह्यूज ने ही डिसाइडेड शब्द को 3 बार रिपीट किया है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि ये सब कुछ क्रो के दिमाग की उपज है। ये उसका अहंकार है, उसका घमंड है जो बोल रहा है। असली प्रॉब्लम सूरज की सफेदी में नहीं है। प्रॉब्लम इस बात में है कि कोई चीज उससे यानी क्रो से ज्यादा सफेद, ज्यादा चमकदार कैसे हो सकती है। यह तो उसके ईगो पर एक डायरेक्ट अटैक था। आप जानते हैं, लिटरेचर में इस तरह के एक्सट्रीम प्राइड को, इस हद से ज्यादा घमंड को एक खास नाम दिया गया है, हाइब्रिस। हाइब्रिस ये एक ऐसी फेटल फ्लॉ है, एक ऐसी कमजोरी जो बड़े से बड़े हीरो को भी बर्बाद कर देती है, उन्हें ले डूबती है। और हमारे क्रो की कहानी में आप देखेंगे कि हाइब्रिस ही उसके डाउनफॉल का, उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो अब अपने इसी घमंड में अंधा होकर क्रो ने ऐलाने जंग कर दिया है, एक ऐसी लड़ाई का जो लगभग नामुमकिन है, सूरज के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं कि वो इस अनोखी जंग की तैयारी आखिर करता कैसे है। और यहां देखिए, उसकी तैयारी सिर्फ फिजिकल नहीं है। पहले तो ही गॉट हिज स्ट्रेंथ अ फ्लश एंड इन फुल ग्लिटर, मतलब उसने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति जमा कर ली। फिर ही क्लॉड एंड फ्लफ्ड हिज रेज अप। इस लाइन को इमेजिन कीजिए, जैसे एक पक्षी अपने पंख फुलाता है ना, वैसे ही उसने अपने गुस्से को फुलाया, उसे और भड़काया। और आखिर में ही एम्ड हिज बीक डायरेक्ट एट द सन सेंटर। उसने अपनी चोंच से सीधा सूरज के दिल पर, उसके सेंटर पर निशाना साध लिया। तो ये सिर्फ बॉडी की तैयारी नहीं, ये उसकी मेंटल और इमोशनल प्रिपरेशन भी है। तो इसके अटैक के जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, राइट? स्टेप 1, पूरी ताकत जमा करना। स्टेप 2, गुस्से को एकदम आग बना देना। स्टेप 3, एक परफेक्ट निशाना लगाना। और स्टेप 4, जो कि सबसे बेवकूफ़ी भरा कदम था, उसने हमला कर दिया, बस। एंड अटैक्ट, ये जो छोटा सा 2 शब्दों का सेंटेंस है ना, ये कविता में एकदम से टेंशन क्रिएट कर देता है। ये उसके डिसीजन की फाइनैलिटी को दिखाता है कि आप पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। एक छोटा सा कौवा यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को चैलेंज कर रहा है। जस्ट इमेजिन। और अब हम आते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर, वो टर्निंग पॉइंट जहां क्रो के इस एक अहमकाने फैसले का एक भयानक नतीजा सामने आने वाला है। यही वो पल है जहां उसका डाउनफॉल होगा और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी। इन लाइंस की इमेजरी देखिए, कितनी पावरफुल है। जैसे ही क्रो ने अपनी बैटल क्राई दी, एक चीख मारी, पेड़ अचानक बूढ़े हो गए, परछाइयां जमीन से चिपक गईं। मतलब उसके अटैक का असर पूरी नेचर पर, पूरी दुनिया पर नेगेटिव हुआ। लेकिन आयरनी देखिए, जिस सूरज को वो हराने निकला था, वो तो और भी ज्यादा तेजी से चमक उठा। तो यही है सबसे क्रूशियल पॉइंट। क्रो की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि सूरज कमजोर पड़ जाएगा, मैं भी हार मान लेगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ?
बिल्कुल उल्टा, सूरज और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा पावरफुल हो गया। क्रो के हर एक्शन का रिएक्शन उसके प्लान से एकदम ऑपोजिट हो रहा था। और सूरज की इसी बढ़ती हुई आग ने, इसी चमक ने क्रो को पूरी तरह जलाकर काला कर दिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, सिर्फ उसके पंखों का रंग सफेद से काला नहीं हुआ। अगली लाइन देखिए, ही ओपनड हिज माउथ बट वॉट केम आउट वॉज चार्ड ब्लैक। जब उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसकी आवाज भी जली हुई काली निकली। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसका पूरा अस्तित्व ही जलकर राख हो गया था। चलिए अब कविता के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आफ्टरमैथ, जहां हारने के बाद क्रो अपनी इस भयानक हार को एक खोखली जीत साबित करने की कोशिश करता है। वो बड़ी मुश्किल से जली हुई आवाज में कहता है, अप देयर ही मैनेज्ड वेयर व्हाइट इज ब्लैक एंड ब्लैक इज व्हाइट, आई वॉन। यानी वहां ऊपर एक ऐसी जगह है जहां सफेद काला है और काला सफेद, और वहां मैं जीत गया। देख रहे हैं आप, अपनी हार को, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने के बजाय क्रो अपने लिए एक ऐसी नई रियलिटी, एक ऐसी झूठी दुनिया बना रहा है जहां उसकी हार उसकी जीत बन जाए। ये सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो यहां एक सवाल तो बनता है ना, कि आखिर क्रो जीता क्या? क्या उसे इस पूरी लड़ाई से कुछ भी हासिल हुआ? एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए जरूर। इंग्लिश में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी जीत जिसके लिए आपको इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े कि वो जीत आपको हार से भी ज्यादा बुरी लगने लगे। क्रो ने भी शायद अपने दिमाग में ये लड़ाई जीत ली, पर इस जीत की कीमत क्या थी? उसने अपनी असली पहचान, अपना सफेद रंग, अपनी आवाज, सब कुछ खो दिया। तो अब आप ही बताइए, क्या ऐसी जीत को सच में जीत कहा जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। तो चलिए इस पूरी कविता से जो मेन थीम्स निकल कर आती हैं उन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, हुब्रिस, यानी हद से ज्यादा घमंड का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, एक फेल्ड चैलेंज के बाद होने वाला फिजिकल और अंदरूनी बदलाव। और तीसरा सेल्फ डिसेप्शन, जब हम एक साफ साफ दिख रही हार को भी जीत मानकर खुद को झूठी तसल्ली देते हैं। और मैं आप सबको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। क्रो के आखिरी शब्दों को याद कीजिए और सोचिए, आखिर में ये कौन डिसाइड करता है कि क्या काला है और क्या सफेद? क्या ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है, हमारा पर्सपेक्टिव, जिसे हम क्रो की तरह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं? सोचिएगा जरूर। तो उम्मीद है आपको क्रॉसफॉल का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।